अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। पीएसएल का मेला तो खत्म हो गया मगर क्रिकेट अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंग्लैंड से सीरीज के लिए कौमी टीम बर्मिंघम में मौजूद है, तो देखना होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। शो में करेंगे बात कप्तान बाबर आजम की, कि जो मिडिल ऑर्डर की खामियों पर काबू पाने के लिए पुरुम्मीद हैं। याद रहे दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फेल हुआ था, लेकिन बाबर आजम उसको रीडू करने के लिए हैं तैयार। इसके अलावा पाक इंग्लैंड सीरीज से पहले इंग्लैंड ने बजाई है पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। अपने होम ग्राउंड पर श्रीलंका को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। शो में करेंगे बात 2 बार की T20 चैंपियन वेस्टइंडीज की, ये किस तरह बड़े इवेंट वाले कैलेंडर ईयर में वेस्टइंडीज अपने तगड़े खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज के बजाय इवेंट पे फोकस करवाती है। यही तगड़ी टीम इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान के इंतजार में खड़ी है। क्रिकेट के अलावा शो में फुटबॉल की बात करेंगे, जहां यूरो कप में वेल्स और ऑस्ट्रिया का सफर खत्म हुआ। डेनमार्क और इटली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। खेलों से जुड़ी मजीद खबरें, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। आज का शो इसका करेंगे आगाज एक खुशखबरी से, और वह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवां साल पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। न्यूजीलैंड 18 साल बाद पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए पुरुम्मीद है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने T20 वर्ल्ड कप से कबल दौरा पाकिस्तान का इशारा दे दिया। डेविड वाइट का कहना है कि वर्ल्ड कप से पहले दौरा पाकिस्तान का इरादा रखते हैं। जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, सिक्योरिटी से मुतालिक एजेंसी से भी राब्ते में है। पूरे एतमाद हूं कि मामला ठीक रहे तो हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूजीलैंड से 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज सितंबर-अक्टूबर में शेड्यूल है, मगर अब तक की इत्तलात के मुताबिक T20 मैचेस की तादाद बढ़ाकर 5 की जाएगी। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था। शो में अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की, जो बर्मिंघम में मौजूद है। खिलाड़ियों की पहली कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई है। खिलाड़ियों का आइसोलेशन में आज आखिरी रोज है। कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। ऐसे में बाबर आजम कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, वनडे सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कि टीम का मिडिल ऑर्डर पिछली 2-3 सीरीज से मुश्किलात का शिकार है। ये एक ही जगह है जिस पर फोकस करना है, काम करना है। सुहेब मकसूद और आजम खान को लाए हैं। कोशिश होगी वर्ल्ड कप से पहले मिडिल ऑर्डर के मसाइल दूर किए जाएं। तो मिसबा ने कहा कि मिडिल ऑर्डर का मसला है, मसले का हल आजम खान और सुहेब मकसूद को बताया। अब सवाल यह है कि पीएसएल का पूरा एडिशन नंबर 3 पर खेलने वाले सुहेब मकसूद नंबर 5 या 6 पर कैसे एडजस्ट होंगे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि किसी भी खिलाड़ी को बैटिंग स्टांस तब्दील नहीं कराता। आजम खान को कहता हूं कि हर गेंद पर छक्का नहीं मारते, सिंगल डबल भी लेने होते हैं। हफीज और शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, मोहम्मद यूसुफ ने हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा को मजीद क्या कहा, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन, जो अब आजकल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भाई। यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। यूसुफ भाई, मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक के बाद उतना जगह नहीं बना पा रहा। आसिफ अली हो गए, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, अब आज़म खान आए हैं। तो उनकी भी जो T20 में अभी देखा है हमने कि उन्होंने परफॉर्मेंस उस तरह की खातिर खा नहीं दी, सिलेक्शन भी पहले हो गई। तो क्या समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे टेक्निक बेहतर बनाए बैट्समैन अपने? देखिए, ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्रिकेट जो है ना, आप जितनी भी मार धाड़ कर लें, 190, 80, बढ़िया 200 होता है। तो ये नीचे भी हो सकता है, 8-10 रन नीचे भी बन सकते हैं। आप रोलिंग शॉट्स गैप्स में खेलें, उसमें भी आपको 8-10 रन मिल सकते हैं। एक डबल ले लें, एक आधा आपको बाउंड्री मिल जाती है। इस तरह करते करते 8-10 तो आप कर ही लेते हैं। बाबर आजम खेल रहा है, वो करता रन। कोहली है, विलियमसन है, आप देखें अब तो स्मिथ भी खेल रहा है। तो ये सारे जो प्लेयर हैं, ये ज़्यादातर गैप्स में खेलने की कोशिश, और आखिरी 2-4 ओवर जो होते हैं उसमें छक्के भी मारते हैं। लाजमी नहीं छक्के मारने, जैसे मैंने आज़म खान से, हालांकि मेरी 2-3 दिन की हुई थी प्रैक्टिस रमज़ान में, तो उस वक्त मैंने उसे कहा था छक्के ज़रूर मारने चाहिए। छक्के मारने से मना नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत हो, क्योंकि आपने जब विकेट दे दी तो इसका मतलब है कि टीम प्रेशर में आई। आपने विकेट भी नहीं देनी
और रन्स भी करने हैं, तो उसी वक्त हो सकता है जब आप गैप में खेलेंगे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो प्लेयर्स आते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आपकी टेक्निक से और आपकी कोचिंग से। कहते हैं कि यूसुफ भाई के साथ काम किया जाता है तो टेक्निक भी बेहतरी होती है और बैटिंग भी बेहतर हो जाती है। देखिए, कोशिश करता हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, जो एबिलिटी दी है, वो मैं अपने यंग प्लेयर्स में ट्रांसफ़र कर सकूँ। और उसके लिए पहले तो उनकी बैटिंग में देखता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो और उनको भी मैं दिखाता हूँ कि देखें जी ये हम इस पे कैसे काम करें। जब तक मैं प्लेयर्स की बात सुनूंगा नहीं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक पेज पे नहीं आ सकते। जब हम एक पेज पे आते हैं तो फिर मैं उनके साथ काम करता हूँ, और इसमें मेरा ख्याल है कि उनको भी मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है, क्योंकि वो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जितने भी लड़के अभी तक जिनसे मैंने काम किया, मैं किसी का भी स्टांस चेंज कराने के हक़ में नहीं हूँ, ना किसी की ग्रिप चेंज करने के हक़ में, क्योंकि ये एक आदत आपको चल रही होती है, आप बचपन से इसको लेके चल रहे होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह दूँ, आप जिस तरह मर्ज़ी खड़े हों, लेकिन जहाँ बॉल है वहाँ आपका वेट ट्रांसफ़र होना चाहिए, वहाँ आपकी बॉडी जानी चाहिए, आप पूरे जिसको कहते हैं टेक्निकल साउंड नज़र आए। ये नहीं हो कि अवे खेल रहे हो बॉडी से या आप गिर रहे हो, तो इससे ज़रा नुकसान होता है। स्टांस जो भी बना रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की हैं, अगर ये वाली 3 चीज़ें लड़कों में आ जाएंगी, जावेद मियां साहब में प्राइम एग्जांपल है कि वो खुल के खड़े होते थे, लेकिन जब भी क्रिकेट खेलते थे, बैटिंग करते थे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके खेलते थे, साउंड टेक्निक थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है कि स्टांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी टेक्निक में हो सकता है कि आप वेट ट्रांसफ़र सही ना कर रहे हो, बॉल को वॉच ना कर रहे हो, अर्ली वॉच करना होता है और प्ले लेट करना होता है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका टाइम देने का, और जिस तरह के आपने पूरा तफसीलात सुनी मोहम्मद यूसुफ के, जो है उन्होंने कहा कि तमाम प्लेयर्स जो हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उनका स्टांस, उनका स्टाइल, उनकी ग्रिप तब्दील नहीं करवानी चाहिए। जो वही NHPC में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तमाम जो बल्लेबाज आते हैं जिनकी टेक्निक्स पर काम करने की ज़रूरत है, उन पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ की टिप्स पे टीम इंग्लैंड में कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंग्लैंड के बाद हमारी सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ से। इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान का मुकाबला होगा टीम विंडीज़ से, जहां वेस्ट इंडीज़ की इंतहाई तगड़ी टीम पाकिस्तान का इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा क्यों? ऐसा हर बार होता है कि जिस साल वर्ल्ड कप होता है कोई बड़ा इवेंट, उसी साल वेस्ट इंडीज़ के सारे खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट छोड़कर वापस आ जाते हैं। यही वजह है कि वेस्ट इंडीज़ वो वाहिद मुल्क है जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में भी वेस्ट इंडीज़ ने तगड़ी टीम मैदान में उतारी, जिसके आगे साउथ अफ्रीका जैसी टीम बेबस नजर आई। वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में हंसते खेलते 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर एवन लुइस ने 35 गेंदों पर 71 रन बनाए। और अब शो में हमारे साथ हुंजा से मौजूद हैं हाल ही में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर करने वाले सरबाज खान। सरबाज ने न सिर्फ माउंट एवरेस्ट को सर किया, बल्कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अन्नापूर्णा भी सर की है। 32 साला सरबाज ने 2016 में प्रोफेशनल कोहपैमाई का आगाज़ किया और इनका मिशन है समिट 14। अब इससे क्या मुराद है और बतौर कोहपैमा उनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, ये हम सरबाज से ही जान लेते हैं। सरबाज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एक्शन के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अन्नापूर्णा माउंट एवरेस्ट को सर करने की जो कहानी है उसको आप बयान कीजिए। जी फैसल भाई, मेरा ये जो मिशन समिट 14 का प्रोजेक्ट था अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट का। पहले मैं अन्नपूर्णा को थोड़ा टच करूं, जो कि दुनिया का 10वां और दुनिया का सबसे ख़तरनाक माउंटेन माना जाता है। उस पर हम गए थे पिछले मार्च को, 23 मार्च को हम बेस कैंप पहुँचे और तकरीबन 30-35 दिन का ये एक्सपीडिशन थी। और आपको पता है कि अन्नपूर्णा एक ऐसा पहाड़ है जिस पे हर तीसरा बंदे की डेथ होती है। इस मुहिम पे हम गए और 30-35 दिन की क्लाइंबिंग के बाद हमने समिट की उसको। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था एवरेस्ट का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पे मैं जा रहा था। और ये पीक एवरेस्ट जो थी मैंने तकरीबन 11 से 12 दिनों में किया ये प्रोजेक्ट। अच्छा, आपने तस्करा किया ये समिट 14, ये मिशन 14, समिट मिशन 14 क्या है ये? फैसल भाई, मेरा मिशन समिट 14 जो कि दुनिया में 14 पीक्स है वो 8000 मीटर के,
अभी तक कोई भी पाकिस्तानी इस मुहिम पे अपना जो क्लाइंबिंग थी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। अली भाई का नाम सुना होगा, जो पिछले विंटर में, इसी विंटर में बल्कि, वो मेरा उस्ताद भी था और उसकी अचानक जो डेथ हुई, इससे हमारा पूरे क्लाइंबिंग कम्युनिटी जो ख़ासकर पाकिस्तान में, उनके लिए बड़ा अफसोस की बात है। और मैं ऑलरेडी 7 पीक्स कर चुका हूँ, जिनमें से पहला पीक मैंने नंगा पर्वत आटम में किया था मोहम्मद अली भाई के साथ। उसके बाद मैंने K2 की, और नेपाल के मैंने माउंट लुत्से, जो कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ माउंट लुत्से, जो दुनिया का 4th हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद माउंट मनसलू, फिर पाकिस्तान में ब्रॉड पीक, देन 6th में मैंने किया अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा, वर्ल्ड 10th हाईएस्ट माउंटेन। उसके बाद ये लास्ट मंथ मैंने किया माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया एक बहुत बड़े नाम का अली सतपारा, ये नुकसान भी बहुत बड़ा है। आपकी उनके बेटे साजिद से बात हुई, क्योंकि वो अब अपने वालिद की तलाश करने के लिए भी अब ऊपर जा रहे हैं? भाई, मोहम्मद अली सतपारा एक ऐसे क्लाइंबर थे कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे क्लाइंबर थे, क्योंकि उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमने तकरीबन 8004 पीक्स हमने साथ की, और मेरा फर्स्ट 8000 जो नंगा पर्वत फर्स्ट आटम असेंट थी, उसमें मैं और अली भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसी तरह ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइंबर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सदमा था। मेरे ख्याल में साजिद से मैं 2 दिन पहले ही मिला। हम स्वात के वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, उसमें हमने बिल्कुल डीपली हमने बात की। तो साजिद कह रहा था कि 8200 पे हम साथ जा रहे थे, 8200, जिसको हम तकरीबन 7600 से हम डेथ जोन डिक्लेयर करते हैं। और विंटर्स में -57 -59 पे वो लोग क्लाइंब कर रहे थे। तो साजिद का कहना यह है कि साजिद की अली भाई और जो अपना जॉन स्नोरी था, वो उनका बिल्कुल तबीयत ठीक थी, वो जा रहे थे। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, और एक दफ़ा मैं होश में भी नहीं था। जब थोड़ा हवा चली तो मुझे होश आया, और मैंने ऑक्सीजन लगाने की कोशिश की, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर या जो उसका रेगुलेटर मास्क था, उसकी ख़राबी की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो उस वक्त अली भाई और जॉन स्नोरी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और वो जा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, अब दोबारा आपकी बात करते हैं सरवास। अब अगर कोई ये देख के, आज का इंटरव्यू देख के, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा माउंटेन क्लाइंबिंग में अपना करियर बनाना चाहे, तो कहाँ ट्रेनिंग ले, और हुकूमत इसमें क्या कर रही है? फैसल भाई, यही तो हम रोना है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास जहाँ से लोग जो बेसिक्स है वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मैं कह सकता हूँ आपकी चैनल के थ्रू ज़ीरो, कोई सपोर्ट नहीं है। ताली भी बजाती है, और अभी मैं काफ़ी अरसे से मैं कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या करें। देखो, अली भाई जब थे उनकी कदर नहीं की। आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे जैसे और भी मुझसे अच्छे क्लाइंबर थे, वो ज़िंदा है। अगर आज कुछ नहीं करते हैं तो मरने के बाद खुदा के लिए हमारे लिए कुछ ना करें मरने के बाद। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं सरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, और आपके जो नेक्स्ट एंडीवर्स हैं, आप मुश्किल 1 और मुश्किल 2 करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हम लक विश करते हैं। खैर, आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।